अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन करेंगे, जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज़ एन एरे ऑफ नंबर। एरे ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो एरे ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या चीज़ है? एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 6 2 9 5 -3 1। ये हमें नंबर दिए गए हैं। इन नंबर को जब हम एक ख़ास पैटर्न या एक ख़ास तरतीब के साथ लिखें, जिस तरह 6 के नीचे हमने 5 लिख लिया, 2 के नीचे -3, 9 के नीचे 1, इनके दरमियान इक्वल स्पेस हमने छोड़ी है। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होंगे हम इन्हें क्या कहेंगे? एरे ऑफ नंबर। ठीक है। तो एरे ऑफ नंबर को जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या हुआ? फिर हमारे पास एक ख़ास पैटर्न या एक ख़ास तरतीब में लिखे हुए नंबर को जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट ए मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? उस मैट्रिक्स के ऑर्डर कहलाएंगे। ठीक है। तो इसमें रोज क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है? ठीक है। रोज देख लेते हैं पहले। इन मैट्रिक्स द एंट्री प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है। अब हमारे पास एंट्रीज क्या होती हैं? किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 5 9 8 3 7 5 1, ये हमारे पास नंबर क्या कहलाते हैं? इस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंट्रीज। ठीक है। इन एंट्रीज को अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में देखें, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। ठीक है। इस डायरेक्शन में जब हम इन्हें देखें तो इस डायरेक्शन में कितने हॉरिजॉन्टल वे हैं? देखें, ये हमारे पास 1 हॉरिजॉन्टल वे हो गया, ये 2nd हॉरिजॉन्टल वे हो गया, ये 3rd हॉरिजॉन्टल वे हो गया। ठीक है। तो रो 1, रो 2, रो 3, ये मैट्रिक्स की क्या कहलाती हैं? रोज़ कहलाती हैं। ठीक है। रोज़ का तो आपको पता चल गया। अब हम कॉलम देखते हैं कि कॉलम क्या चीज़ होती है। कॉलम हमारे पास इन मैट्रिक्स all the entries presented in vertical way are called columns of matrix। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकल वे क्या चीज़ है। वर्टिकल वे हमारे पास, अगर हम मैट्रिक्स को अलोंग वाई एक्सिस देखें, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्टिकल वे कहलाएगा। ठीक है। तो हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है, इसमें वर्टिकल वे देख लेते हैं। ये एक वर्टिकल वे आ गया, ये 2nd वर्टिकल वे आ गया, और ये हमारे पास 3rd वर्टिकल वे आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा। ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। किसी भी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती हैं जब हम उन्हें वर्टिकल वे में देखें, किस वे में देखें? वर्टिकल वे में देखें, तो वो हमारे पास कॉलम्स कहलाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रोज क्या होती हैं। क्वेश्चन 1 है, वो क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है। हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इसका हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर, जैसा कि बताया गया था, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ रो हम किस डायरेक्शन में देखते हैं? अलोंग हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल वे आ गया और ये 2nd हॉरिजॉन्टल वे। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। तो नंबर ऑफ कॉलम, अब नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं किस
मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, ये देखिए 1 कॉलम, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम। जब हमने एंट्रीज को अलोंग वर्टिकल देखा, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने आ गए, ये भी हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास क्या आ गई 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या आ गई 2। तो जो हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ था इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हमें एक और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और कहा गया है कि इसका हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं। नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें 1 एंड 2, और नंबर ऑफ कॉलम हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी दिया था इसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने आए 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने आगे 2, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने आगे, वो भी हमारे पास 2 आ गए। तो इधर हम लिख लेते हैं सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/2, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। तो उसमें हमें एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, ये देखें नंबर ऑफ रो इसमें 1 नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इसमें कितने हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम जो है ये हम अलोंग वर्टिकल देखते हैं, ठीक है, ये 1 और ये हमारे पास 2, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने आ गए 1 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या आ गए, ये 2 आ गए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं नीचे सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 1/2, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। तो पार्ट 4 में हमें डी मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें न ऑर्डर हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होंगी 1 2 3, और उसमें कॉलम कितने होंगे वो देख लेते हैं। एक ही इसमें कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज की तो हमारे पास तादाद क्या हो गई 3, और नंबर ऑफ कॉलम की हमारे पास तादाद क्या होगी 1। तो इसका ऑर्डर फिर हमारे पास क्या होगा 3/1, ठीक है। तो इधर हम नीचे लिख लेते हैं सो दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/1, ठीक है। अब इसका पार्ट 5 देख लेते हैं। हमें ई मैट्रिक्स दिया गया है, ई मैट्रिक्स में हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज की हमारे पास तादाद क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रो देख लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने हो गए 3। नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हो गए, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हो गए 2 हो गए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 3/2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 3/2 हम लिख लेते हैं सो
So the order of matrix E is 3/2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमें एफ एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें देख लेते हैं कितने, नंबर ऑफ रोज। तो बताएं नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी हो जाएगी, ये देखें एक ही है। ठीक है, नंबर ऑफ रो हमारे पास इसमें कितनी है, एक ही, क्योंकि अगर हम इसे अलोंग वर्टिकल देखें, अलोंग हॉरिजॉन्टल देखें तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक एंट्री है, अलोंग वर्टिकल देखें तब भी एक ही है। तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक होगी और नंबर ऑफ कॉलम वो हमारे पास क्या हो गए, वो भी हमारे पास 1 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फिर क्या हो जाएगा इसका, एफ इज, हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या आ गया, वो भी 1 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें जी एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद देख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज़ ये हमारे पास कितनी होगी, 1, ये हमारे पास सेकंड और ये हमारे पास थर्ड। तो नंबर ऑफ रो इस हमारे पास कितनी हो गई, नंबर ऑफ रोज़ की तादाद हमारे पास 3 हो गई और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद हमारे पास कितनी होगी वो भी देख लेते हैं, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ कॉलम की हमारे पास तादाद क्या होगी, 3। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमें क्या पता है, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास फिर कितने हो गए, 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या होगी, 3। तो इधर हम लिख लेते हैं, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G is 3/3। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें H हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका भी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रोज़ बताएं इसमें कितने हो जाएंगे, 1, 2। नंबर ऑफ रोज़ की तादाद क्या होगी, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या होगी, 1, 2, 3। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम की तादाद हमारे पास 3 हो गई। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज 2/3। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों की। तो ये बात याद रखनी है कि मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मैंने मार्कर के साथ सिर्फ आपको समझाने के लिए हाईलाइट किया था। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने अपने माइंड में या रफ साइड पे खुद ही आइडिया लगाना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगी। तो आपने अच्छे से इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। बुक में हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, तो हमने ये बताना है कि उन मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिस आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स जो है वो चीज़ क्या है। लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। ये IFF का मतलब if and only if होता है। ठीक है, इसमें 2 कंडीशनें सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन है, द ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू
द ऑर्डर ऑफ बी, देयर करॉस्पॉन्डिंग इंटीज आर इक्वल। ठीक है, तो आम अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो हमारे पास होगी, अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं तो ए और बी आपस में कब इक्वल होंगे, जब ए और बी का ऑर्डर सेम हो जाएगा और इनकी करॉस्पॉन्डिंग इंटीज इक्वल हो जाएंगी। तो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये करॉस्पॉन्डिंग इंटीज क्या होती हैं और ये इक्वल कैसे होती हैं। तो मैंने लेट कर लिया, मेरे पास ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं। क्या हैं ये? कोई दो मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट तो इनका ऑर्डर देखें। ऑर्डर हमें पता है नंबर ऑफ़ रोज़ और बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में ऑर्डर निकाले हैं तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो इसके ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे हमारे पास? सेम हो जाएंगे। तो उसकी करॉस्पॉन्डिंग इंटीज किस तरह इक्वल होंगी ये देखें। इसका जो फर्स्ट इंटीज है वो क्या है? 6। इसकी भी फर्स्ट इंटीज क्या है? 6। इसकी सेकंड इंटीज -5। इसकी सेकंड इंटीज क्या है? -5। इसकी थर्ड इंटीज 2। इसकी थर्ड इंटीज 2। इसकी फर्स्ट इंटीज 1, फोर्थ इंटीज 1। इसकी भी फोर्थ इंटीज है जो वो 1 ही है। तो क्या मतलब इनकी करॉस्पॉन्डिंग इंटीज इधर भी 6 इधर भी 6, ये क्या कहलाती हैं? करॉस्पॉन्डिंग इंटीज। ये भी आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इनके ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए और इन दोनों के करॉस्पॉन्डिंग इंटीज जब सेम हो तो हम फिर दो ए और बी किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल कहेंगे। हमें जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है उसमें हमें मैट्रिसेस दे दिए हैं, ए बी सी डी अप टू सोन जे तक मैट्रिसेस दे दिए हैं। तो हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स की जो एंट्री है वो 3 है और देखें जिसमें जस्ट 3 हो। ये देखें 5 - 2। 5 - 2 किसके इक्वल होता है? ये भी 3 के इक्वल होता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ये किसके इक्वल आ जाएगा? सी के इक्वल आ जाएगा। तो हम इधर लिख लेते हैं ए जो हमारे पास मैट्रिसेस है ये किसके इक्वल है? ये सी के इक्वल है। ठीक, और देख लेते हैं बी। देखते हैं बी हमारे पास क्या है? इसकी एंट्रीज 3 और 5 है। तो और किसकी 3 और 5 है? इसकी क्या है? 5 और 3। इसकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रही है। इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। ये देखें इधर पहले नंबर पे 3 आ रहा है, इधर सेकंड नंबर पे 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी करॉस्पॉन्डिंग इंटीज सेम नहीं है। जब करॉस्पॉन्डिंग इंटीज सेम नहीं होंगी तो बी डी के इक्वल नहीं होगा। तो देखते हैं बी फिर और किसके इक्वल है। तो अगर हम गौर से देखें तो जो हमारे पास बी है ये आई के इक्वल है। आई में क्या है? हमारे पास 3 + 2। 3 + 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 5 के। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है ये हमारे पास आई के इक्वल है। ये हमारे पास किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो हम इधर लिख लेते हैं हमारे पास बी किसके इक्वल आ गया? आई के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद डी देख लेते हैं। डी किसी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, डी को इसी तरह छोड़ दें। अब ई को देखें, ई किसके इक्वल है? ई एच के इक्वल है और ये जे के भी इक्वल है। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ई है ये एच के भी इक्वल है और किसके इक्वल है? जे के भी इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। जो हमारे पास ई है ये हमारे पास एच के भी इक्वल है और हमारे पास जे के भी इक्वल है। ठीक है, अब एफ़ को देख लेते हैं। एफ़ की जो इंटी है वो 2 है और 6 है और इधर हमारे पास जी 3 - 1 2 हो गया, 3 + 3 हमारे पास 6 हो गया। तो इसका क्या मतलब
कि एफ हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं नीचे, एफ हमारे पास इक्वल टू जी आ गया। ठीक है, तो सब मैट्रिसेस आपस में मिल गए, लेकिन डी किसी के साथ नहीं मिला, तो इसका मतलब डी किसी के भी इक्वल नहीं है। ए सी के इक्वल आ गया, बी आई के इक्वल, ई एच जे ये तीनों आपस में इक्वल हैं, और एफ किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, हमें ये मैट्रिक्स दे दिया है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हमने ए बी सी और डी की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है जब मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं और उनका ऑर्डर भी इक्वल होता है। जैसा कि मैंने जो हमने इक्वल इक्वेशन पीछे पढ़ी थी, इक्वल मैट्रिसेस, उसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवाई थी कि इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, जब उनकी ऑर्डर दोनों का सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हों, सेम हों या इक्वल हों। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये हमारे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, ए प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, सेकंड वाले के इक्वल, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे लिया। अब c-1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। c-1 किसके इक्वल होगा, 3 के, इधर लिख लेते हैं, c-1 इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे लिया। उसके बाद 4d-6 ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2d के इक्वल हो जाएगा, इसे मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे लिया। ठीक है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, हमारे पास 4 इक्वेशन होगी, तो हमने इसमें से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए होगी अगर हमने सी की वैल्यू निकालनी है, या सी की वैल्यू चाहिए होगी अगर ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को पहले नहीं सोल्व करेंगे, पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन 3 को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी, c-1 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो c हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 1, और c की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4 c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 4। तो अब हम लिख लेते हैं, दी वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। तो a आ गया, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, हमने 4 पुट कर ली, इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -4 के आ गया। ठीक है, तो हमारे पास a की भी वैल्यू निकल आई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू और d की वैल्यू। हमने क्या किया, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, जिसे हमने इक्वेशन 2 कॉल किया था। हमने क्या किया, इक्वेशन
हमने क्या किया, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन b थी हमने वो वाली लिख ली। तो हमारे पास इधर हमने क्या करना है, a की वैल्यू जो -4 निकाली है ये हमने इक्वेशन 3 में पुट कर लेनी है। इधर लिख लेते हैं दी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -4 पुट इन ये कौन सी इक्वेशन थी, 2, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो a हमारे पास -4 आ गया, प्लस 2 को उसी तरह लिख लिया और b भी इसी तरह आ गया, इज़ इक्वल टू -7 आ गया। हमारे पास 2b किसके इक्वल हो गया, -7, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, +4 आ गया। 2b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल आ गया और b इज़ इक्वल टू -3/2, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b का भी हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 2 जो थी हमने वो दोबारा लिख ली, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। हमने दी वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू -4 जो हमने ऊपर निकाली हुई है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में पुट की, हमारे पास क्या आ गया, -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। ये इधर -4 है, ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 आ गया, 2b इज़ इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल के इस तरफ लेकर आए तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो b का हमारे पास आंसर क्या आ गया, b का आंसर -3/2 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने इक्वेशन 4 बिकम, ठीक है। जो हमने इक्वेशन 4 लिखी हुई थी हमने उसे दोबारा लिख लेना है, ठीक है। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, 2। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 थी, इसे हमने सोल्व कर लेते हैं। 4d 2d इस तरफ आया, -2d हो गया, इज़ इक्वल टू -6 था, इक्वल के इस तरफ किया, प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2d इज़ इक्वल टू 6 और d हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6/2, ठीक है। तो d की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, d की हमारे पास वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो हमें कहा गया था कि a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास d का आंसर आ गया, b का आंसर आ गया, उसके बाद a का आंसर निकाल लिया और c का आंसर निकाल लिया, ठीक है।